यूनिट सेकंड के अंदर चैप्टर नंबर 5 जिसमें प्रतिबंधित गति कर रहे थे, उस प्रतिबंधित गति में कल हमने जो टॉपिक किया था उसमें एक ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित किसी वक्र पर गति के बारे में बात की थी। आज उस वक्र की जगह पर स्पेसिफिक कंडीशन यानी कोई भी एक कण जो है वो वर्तुल गति करता है। वर्तुल का मतलब हमारे पास एक वर्ताकार पथ में गति करता है। इसके अंदर एक चिकने ऊर्ध्वाधर वर्त के अंदर की ओर किसी कण की गति के बारे में हम विवेचना करेंगे। अगर कोई भी कण जो है वो ऊर्ध्वाधर वर्त के अंदर की ओर गति करता है तो क्या वो किस स्थिति में वो पूरा चक्कर कर देगा, किस स्थिति में वो आधा चक्कर ही पूरा कर पाएगा, किस स्थिति में वो अपने पथ को छोड़ देगा, एक प्रवलयाकार पथ में गति करने लग जाएगा, यानी वर्त के पथ को छोड़कर और वो कहीं और किसी वेग से गति करने लग जाएगा। उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले वर्तुल गति में एक वर्त मान के चलते हैं जिसके अंदर कोई भी कण जो है वो लगातार गति कर रहा है। ये वर्ताकार पथ, इस वर्ताकार पथ के अंदर ये निम्नतम बिंदु, इस निम्नतम बिंदु पर हमारे पास कोई भी कण जो है वो स्थित है। यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग हम मान के चलते हैं u के इक्वल है और इस कण का द्रव्यमान m है और इसकी स्थिति जो बनती है वो a के बराबर है। ये व्यास है जो केंद्र में से गुजरने वाली रेखा। कुछ समय पश्चात इसकी स्थिति मान लेते हैं यहाँ पर P बिंदु पर पहुँच जाता है। अगर ये कुछ समय पश्चात P बिंदु पर पहुंच जाता है, इस P को थोड़ा सा मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर देता हूँ, यहाँ पर पहुंच जाता है तो T समय पश्चात इस P बिंदु पर जो इसका वेग होगा उसकी स्पर्श रेखा के अनुसार प्रदर्शित होगा जो V के बराबर आएगा। V इसका वेग होगा और यहाँ पर जो x के साथ ये जो कोण बनाता है, अगर हम थीटा मान के चलें, इसको ये मान के चल लें, कंसिडर कर लें कि x है, तो इसके साथ अगर थीटा कोण बनाता है, क्योंकि प्रत्येक कोण जो होता है हमारे पास साई से व्यक्त करते हैं स्पर्श रेखा द्वारा x के साथ बनाए गए कोण को, यहाँ हम थीटा से व्यक्त कर रहे हैं कि ये थीटा कोण बनाता है। तो उस स्थिति में इस पर लगने वाली प्रतिक्रिया हमेशा स्पर्श रेखा के लंबवत दिशा में होती है। अगर लंबवत दिशा में होती है तो लंबवत दिशा में इसकी प्रतिक्रिया जो स्पर्श रेखा पर लंबवत रेखा होती है वो हमेशा केंद्र में से गुजरती है, इसलिए ये प्रतिक्रिया हो जाएगी R जो केंद्र में से गुजरेगी। और ये जो कोण बनेगा वो भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, थीटा के इक्वल हम कंसीडर करेंगे इसमें कि ये जो कोण बना रहा है वो थीटा के इक्वल है। ठीक है, कैसे थीटा आएगा डिफाइन कर सकते हो। ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा और इन दोनों का सम 180 होने के कारण, क्योंकि ये 90 तो इन दोनों का सम 180 होगा, ये 180 माइनस थीटा तो ये भी एंगल कितना आएगा, थीटा के इक्वल आएगा। अब ये कण जो है वो P बिंदु पर है जो V वेग से गतिशील है। इस पर प्रतिक्रिया बल R जो है वो इस दिशा में लग रहा है और एक भार mg ये नीचे की ओर mg इस बिंदु के निर्देशांक xy और इस बिंदु के निर्देशांक हम मान के चलते हैं x0, y0 है। तो जो कल गति की समीकरण की थी हमने, एक तो ऊर्जा की समीकरण की थी और एक प्रतिक्रिया बल निकालने के लिए जो समीकरण की थी उसी का उपयोग करेंगे। सबसे पहले इसको जब टॉपिक को लिखते हैं या टॉपिक आता है पेपर में तो हमें ये पूरा डिटेल जो मैंने इस डायग्राम में बना के दिखाया आपको समझाया है वो लिखना पड़ेगा। कैसे, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u, इट्स मास इज m एंड इट्स मूविंग फ्रॉम लोअर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, यानी इस सर्कल के जो लीस्ट पॉइंट है, लोअर पॉइंट है, वहां से वो u वेग से चलना शुरू करता है जिसका द्रव्यमान m है। After some time t, its position is P. Here its reaction force is R perpendicular to the tangent. This perpendicular passes through the center O. It makes the angle theta with the horizontal line, vertical line के साथ ये थीटा एंगल बनाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ या व्यास के साथ ये थीटा एंगल बनाएगा।
इस p पर इसका जो वेग होगा वो v से व्यक्त होता है और इसका जो द्रव्यमान m है उसके कारण जो लंबवत नीचे की ओर हमारे पास mg भार व्यक्त होगा। तो ऊर्जा की समीकरण के से पहले यहाँ पे एक हमें रो का मान चाहिए और एक साई का मान तो निश्चित है थीटा होगा, जो x के साथ या जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको साई कहते हैं। यहाँ पे थीटा से व्यक्त किया इसलिए साई को तो हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा पार्ट इसमें हमारे पास रो वक्रता त्रिज्या, वृत्त के लिए जो वक्रता त्रिज्या होती है वो इसके त्रिज्या के बराबर होती है। अगर त्रिज्या के बराबर होती है रेडियस के इक्वल होती है तो इसकी रेडियस हम लेट करके चलते हैं a के इक्वल है, उस केस में इसकी जो रो का वैल्यू होगी वो a के इक्वल कंसीडर की जाएगी। ठीक है, अगर a के इक्वल कंसीडर करेंगे तो ये लेंथ जो होगी o से a तक की ये भी हमारे पास कैपिटल A होगी, स्मॉल a होगी, o से b की भी लेंथ स्मॉल a होगी, o से p की भी लेंथ हमारे पास स्मॉल a के इक्वल आएगी। एनर्जी की इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले यहां से हम एक परपेंडिकुलर रो ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना है उसका विस्थापन, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो विस्थापन होगा। एनर्जी की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में थी, हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m u स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू वाई माइनस वाई जीरो। ये वाई माइनस वाई जीरो जो था वो हमारे पास ये विस्थापन था, प्रारंभिक बिंदु और जो एंडिंग पॉइंट है उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, y माइनस वाई जीरो से शो करते हैं। यहां पर अगर इस पॉइंट को हम n कंसीडर कर लें जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो एनर्जी की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू पी ए एन जो है वो विस्थापन हुआ इसमें, और इस ए एन का मान हम ज्ञात करते हुए इसमें प्रतिस्थापन करेंगे। ए एन का मान निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, ये ट्राइंगल यूज करते हैं सबसे पहले, ट्राइंगल ओ पी एन। अब ट्राइंगल ओ पी एन, ये है ओ, ये है पी और ये है एन। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री एंगल है। हम ओ एन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ओ पी हमें पता है स्मॉल ए के इक्वल है, हाइपोटेनियस हमें क्या है क्योंकि 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनियस होता है, और ये हमारे पास जो होगा वो बेस होगा क्योंकि थीटा की वैल्यू है। तो ओ एन अपॉन ओ पी क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आधार बटे कर्ण क्या होगा, कॉस थीटा। इससे ओ एन की वैल्यू निकाली जा सकती है जो होगी ए कॉस थीटा के बराबर। ओ एफ ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास ए है क्योंकि रेडियस है ओ से ए तक की लेंथ। उस स्थिति में ए एन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो ए माइनस ए कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये ए माइनस ए कॉस थीटा इसमें प्रतिस्थापन कर देते हैं, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g इंटू ए माइनस ए कॉस थीटा। ये हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहेगा। इसकी हेल्प से हम कण का जो वेलोसिटी है या वेग है पी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag कॉस थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन रहेगी। जब भी वर्तुल गति में कोई भी कण गति करता है तो उस स्थिति में उसकी किसी समय t पर कण का वेग v ज्ञात करने का सूत्र, जहां u प्रारंभिक वेग है, a इस वर्तुल गति की त्रिज्या है, g गुरुत्वाकर्षण बल है, और cos थीटा में थीटा ये कह सकते हैं कि इस p द्वारा जो इस हमारे पास ये रेखा बन रही है इसको कहेंगे व्यास, इस व्यास के साथ बनाया गया कोण है। अब हम थीटा को इससे परिभाषित कर रहे हैं। अगर थीटा को परिभाषित कर रहे हैं तो इस व्यास द्वारा इस P बिंदु को केंद्र से मिलाने पर जो बनाया गया कोण होगा वो थीटा को व्यक्त करेगा। थीटा पर डिपेंड करेगा V की वैल्यू कितनी है, V कब 0 होगा, V कहां पर अधिकतम होगा और कहां पर न्यूनतम मान को व्यक्त करता है। क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 रहती है। अधिकतम तो क्या होगा +1 और न्यूनतम क्या मान आएगा
-1 आएगा। अगर +1 रखेंगे तो cos थीटा का मान +1 तभी हो सकता है जब थीटा का मान 0 हो। थीटा का मान 0 का मतलब यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग होगा वो अधिकतम होगा। और cos थीटा का मान -1 रखेंगे, -1 कब होगा? जब थीटा का मान पाई हो। पाई कब आएगा? जब वो बी पॉइंट पर आ जाएगा, यानी बी पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे कम होगी और ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसी प्रकार प्रतिक्रिया बल निकालते हैं। प्रतिक्रिया बल के लिए आर बराबर जो समीकरण थी m/ρ इंटू v², mv²/ρ प्लस mg cos साई, ये फॉर्मूला था, यही था हमारे पास फॉर्मूला। इसमें अगर वैल्यू पुट करें r इज इक्वल्स टू m/ρ की वैल्यू a, v² की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है u² माइनस 2az प्लस 2az cos थीटा और प्लस mg इंटू cos साई। cos साई की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? cos थीटा की इक्वल होगी, साई इक्वल्स टू थीटा हमने अभी अभी कंसीडर किया था, तो mg इंटू क्या बन जाएगा? cos थीटा। अगर इनमें से हम m/a कॉमन ले लें तो इक्वेशन u² माइनस 2az प्लस 2az cos थीटा और ये बन जाएगा प्लस az cos थीटा के इक्वल। ये कंडीशन बनेगी क्योंकि हमने m कॉमन ले लिया, a एलसीएम लिया था, a मल्टीप्लाई में चला गया, az cos थीटा बन गया। इसको और सॉल्व करें तो प्रतिक्रिया बल जो है m वो m/a u² माइनस 2az प्लस 3az cos थीटा से डिफाइंड होगा। इन दो फॉर्मूले रहेंगे हमारे पास जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है किसी वर्तुल गति के अंदर और थीटा का मान दे रखा है तो हम एक तो प्रतिक्रिया कितना कार्य कर रहा है उस पर और एक उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है वो ज्ञात कर सकते हैं, जिनका उपयोग करते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। डायरेक्ट फार्मूलों का उपयोग करना है, यहाँ पे फार्मूलों में वैल्यूज गिवन होगी, उसमें वैल्यू पुट करते हुए सिंप्लीफाई करना है बस। हमने अभी अभी इसमें ये पार्ट किया है कि वेग निकालने के लिए जो फॉर्मूला है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी वो u² माइनस 2az प्लस 2az cos थीटा एंड प्रतिक्रिया बल r निकालने के लिए फॉर्मूला m/a u² माइनस 2az प्लस 3az cos थीटा। अगर हम ये ज्ञात करें कि b बिंदु पर इसका वेग कितना होगा और इसकी प्रतिक्रिया कितनी होगी, तो अगर b बिंदु पर हम ज्ञात करेंगे तो b बिंदु पर जो वेग आएगा बिंदु b पर, अगर b बिंदु की बात करें तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा p से। अगर ये p पॉइंट यहां पे आ जाएगा तो ये जो एंगल होगा थीटा की जगह पर ये पूरा घूम चुका है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई के इक्वल आ जाएगी। यानी b बिंदु पर थीटा का मान पाई के इक्वल होगा और cos पाई की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। उसके अनुसार जो वेलोसिटी रहेगी वो u² माइनस, क्योंकि इसमें -1 पुट करेंगे तो -2az और -2az -4az के इक्वल आएगा और r प्रतिक्रिया बल जो होगा वो m/a इंटू u² माइनस 5az के इक्वल बनेगा। इन दोनों में अगर बात करें हम तो ये वेलोसिटी जो है, क्योंकि v का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है तो इसका मतलब v की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट बनेगा। अगर इसका स्क्वायर रूट बनेगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, जरूरी है। अगर पॉजिटिव नहीं आई तो v कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, अंडर रूट में माइनस आ जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर बचाने के लिए, एक रियल वैल्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? u की वैल्यू जो है वो 4az से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। यानी अगर u² का मान 4az 4az से ग्रेटर होगा तो वेलोसिटी जो आएगी वो रियल नंबर आएगी, रियल वैल्यू आएगी, अदरवाइज वेलोसिटी रियल नहीं रहेगी। प्रतिक्रिया की बात करें तो प्रतिक्रिया देखो r की बात कर रहे हैं हम, तो u² का मान अगर 5az से छोटा हो जाता है तो r का मान ऋणात्मक हो जाएगा। r का मान ऋणात्मक होने का मतलब है उसमें प्रतिक्रिया नहीं लग रही। अगर प्रतिक्रिया नहीं लग रही तो वो कण पथ को छोड़ देगा, धनात्मक होना जरूरी है।
अगर धनात्मक होना जरूरी है, पथ को छोड़ देगा, तो उस स्थिति में यहाँ ये जो स्थिति है ये बता रहा है कि यू स्क्वायर का मान जो है वो हमेशा 5 एजी से क्या रहना चाहिए। अगर वो वर्ताकार पथ में लगातार गति कर रहा है तो यू स्क्वायर का मान 5 एजी से बड़ा होना चाहिए, और वेलोसिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए यू स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, 4 एजी से ग्रेटर होना चाहिए। अब हमारे पास कंडीशंस क्या बनती हैं कि अगर फर्स्ट केस लेके चले हम, अगर हम यू स्क्वायर को 5 एजी से ग्रेटर लेके चलेंगे तो v भी पॉजिटिव आएगा, v पॉजिटिव होगा, और r भी क्या बनेगा, पॉजिटिव आएगा। r पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रतिक्रिया बल कार्यरत है। प्रतिक्रिया बल कार्यरत है तो इस बिंदु पर प्रतिक्रिया भी लग रहा है और वेग भी आ रहा है, हमारे पास वेलोसिटी भी है इसमें। अगर प्रतिक्रिया और वेलोसिटी है तो ये कण जो है वो इस पथ को नहीं छोड़ेगा, पथ को नहीं छोड़ेगा तो उसके बाद में क्या होगा, लगातार उस वेग के कारण ये जो कण है वो इस वर्त के अंदर गति करता हुआ वापस से ए बिंदु पर आ जाएगा। यानी कण जो है वो लगातार इसी सर्कल के अंदर मोशन करता रहेगा। अगर यू स्क्वायर की वैल्यू 5 एजी से ग्रेटर है तो जो पार्टिकल है वो इस वर्त का कंप्लीट एक राउंड करते हुए वापस ए पर पहुंचेगा। आई बात समझ में? तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यदि यू स्क्वायर का मान 5 एजी से बड़ा है तो v भी धनात्मक है, r भी पॉजिटिव है, अतः कण वर्ताकार पथ में गति करता रहेगा। यानी ये वर्ताकार पथ में लगातार गति करता रहेगा, कभी भी वर्ताकार पथ से बाहर की ओर नहीं जाएगा या वर्ताकार पथ के अंदर की ओर नहीं गिरेगा, लगातार एक सर्कल के अंदर मूवमेंट करता रहेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन, अगर यू स्क्वायर का मान 5 एजी से तो छोटा हो जाए और 4 एजी से बड़ा हो जाए, ये कंडीशन लेके चलें तो हमारे पास क्या कंडीशन, इसमें क्या सिचुएशन बनेगी, इसकी क्या हमारे पास पार्ट बनेगा। यहां पर हमारे पास जब 4 एजी से तो ग्रेटर लेके चलते हैं और 5 एजी से क्या लेके चल रहे हैं, स्मॉलर। सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहां से। इसमें cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, cos थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 2 AG। नहीं, कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, cos थीटा की वैल्यू डिफाइन करनी है हमें यहां पे, इसी को सॉल्व करेंगे हम। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें 0 से पाई के बिटवीन 5 एजी से स्मॉलर लेके चलो इस केस को एक बार, कि यू स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 5 एजी से स्मॉलर है। 5 एजी से स्मॉलर, वो 4 एजी से भी स्मॉलर हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो वहां पर हमारे पास आगे फिर से दो कंडीशंस बनेगी, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी और रिएक्शन जो है वो फोर्स जो है, रिएक्शन फोर्स इक्वल 0 बन रहे हैं, या फिर रिएक्शन फोर्स पहले 0 बन रहा है और वेलोसिटी बाद में 0 हो रहा है। 3 कंडीशंस बनेगी इसमें भी हम हमारे पास सबसे पहली कंडीशन जो लेके चलते हैं, पहले वैल्यू ही निकाल लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2AG अपॉन 2AG। इस फर्स्ट इक्वेशन से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली है। सेकंड, r से अगर हम निकालें तो cos थीटा इज इक्वल्स टू AR अपॉन M माइनस यू स्क्वायर प्लस 2AG अपॉन 3AG। ये R के लिए हमारे पास परिभाषित होगा। इसमें जो कंडीशंस बनेंगी, जिसमें सबसे पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं, माना V 0 है, R नहीं हो रहा, R से पहले V 0 बन जाता है, माना R से पूर्व V 0 है, यानी बिफोर R इफ वेलोसिटी बिकम्स 0। अगर
आर की वैल्यू जीरो नहीं बन रही लेकिन वेलोसिटी जीरो बन जाती है, तो ये जो एंगल आएगा उनमें से ये जो वैल्यू आएगी cos थीटा 1 वो पहले होगी और cos थीटा 2 बाद में होगी। रिपीट कर रहा हूं, देख लेना एक बार। cos थीटा ये है, आर की वैल्यू के लिए फॉर्मूला ये है। अगर वेलोसिटी और आर को हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं एक बार के लिए, जीरो मान लेते हैं कि थीटा 1 पर वेलोसिटी जीरो है और थीटा 2 पर आर जीरो है, तो cos थीटा 1 का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 2az माइनस यू स्क्र अपॉन 2az, और cos थीटा 2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 2az माइनस यू स्क्र अपॉन 3az के इक्वल। ये दो पार्ट्स बनेंगे। यहाँ थीटा 1 और थीटा 2 का मतलब है कि किस बिंदु पर वो कण जो है उसका वेग और प्रतिक्रिया बल जो है, रिएक्शन फोर्स जो है वो जीरो बन रहे हैं। अब हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि v0 पहले बन रहा है और r0 बाद में बन रहा है। पहली कंडीशन, r से पूर्व v शून्य हो जाता है। r से पहले अगर v0 हो जाएगा तो थीटा 1 छोटा होगा और थीटा 2 बाद में आएगा जीरो, यानी थीटा 1 स्मॉलर देन होगा किससे, थीटा 2 से। अगर ये पार्ट समझ में आया, अगर थीटा 1 स्मॉलर है थीटा 2 से तो कोसाइन लेने पर ऑपोजिट हो जाता है, cos थीटा 1 ग्रेटर हो जाएगा cos थीटा 2 से। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 होती है, तो लगातार डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है cos की वैल्यू डिक्रीज होती है अप टू 90 तक, 90 तक ये डिक्रीज होती जाती है। तो cos थीटा 1 हमेशा ग्रेटर होगा किससे, cos थीटा 2 से। cos थीटा 1 की वैल्यू और cos थीटा 2 की वैल्यू पुट करें तो 2az माइनस यू स्क्र अपॉन 2az, ये ग्रेटर होगा हमारे पास 2az माइनस यू स्क्र अपॉन 3az से। ये वैल्यू बनेगी हमारे पास, जो वैल्यूज आएंगी उसमें ये पार्ट कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो एजी से तो एजी कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बाकी टर्म्स को कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 6az माइनस 3u स्क्र ये इक्वेशन जो बन जाएगी वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, 6az माइनस 3u स्क्र इज ग्रेटर देन 4az माइनस 2u स्क्र। एजी से तो एजी कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कैंसिल करेंगे तो साइन में चेंज नहीं होता। ऊपर वाली वैल्यू में हमें नहीं पता कि 2az यू स्क्र जो है वो 5az से स्मॉलर है, 5az से स्मॉलर है तो हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज होना है, इसलिए हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस यू स्क्र इज ग्रेटर देन माइनस 2az, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो यू स्क्र मस्ट बी स्मॉलर देन 2az की कंडीशन बनती है। यानी अगर यू स्क्र का जो मान होगा वो 2az से छोटा लेके चलते हैं, यू स्क्र का मान 2az से स्मॉलर लेके चलते हैं तो वेग जीरो हो जाएगा थीटा 1 पॉइंट पर। थीटा 1 कोई भी एक पॉइंट है जो यहां पर जिस पर एंगल जो ये बना रहा है ओरिजिन के साथ और इस डायमीटर के साथ वो थीटा 1 बन रहा है, वहां वेग जीरो हो जाएगा लेकिन प्रतिक्रिया रहेगी। अगर प्रतिक्रिया रहेगी तो कण लगातार ऊपर की ओर गति करता रहेगा। कण तो गति कर रहा है, प्रतिक्रिया तो है, पथ को नहीं छोड़ा उसने, लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो होने के कारण वो वहां पे जाके रुक जाएगा। रुकने के बाद में गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर वापस गति करेगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण गति करेगा तो नीचे की ओर आएगा। यहाँ पे फिर वेग होगा, ऊपर की ओर जाएगा, वेग जीरो हो जाएगा, प्रतिक्रिया रहेगी, फिर से ये लगातार इस तरह से गति करता रहेगा, यानी ऑसिलेशन करता रहेगा कि नहीं दो पॉइंट्स के बिटवीन। अगर वेलोसिटी पहले जीरो हो जाती है, रिएक्शन हमारे पास रहती है उसमें। तो इस कंडीशन के लिए हमेशा यू स्क्र की वैल्यू, यानी यहाँ से जो प्रारंभिक वेग है वो 2az से छोटा करना पड़ेगा हमें यू स्क्र की वैल्यू को। अगर 2az से छोटा होगा तभी वो इसी तरह से ऑसिलेशन करेगा, 2az से ग्रेटर होगा तो अलग कंडीशन बनेगी, उसको हम डिफाइन करेंगे। इसमें ये पॉइंट कहाँ तक आएगा उसको भी हम चेक करेंगे। देखो यू स्क्र की वैल्यू 2az से स्मॉलर है, अगर यू स्क्र की वैल्यू 2az से स्मॉलर है तो इस केस में देखो यू स्क्र का मान 2az से स्मॉलर, 2az से स्मॉलर हुआ,
इसमें अगर 2AG से स्मॉलर पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो cos थीटा 1 का मान पॉजिटिव रहेगा। cos थीटा 1 का मान पॉजिटिव कब रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, 0 से 90 के बिटवीन रहता है। इसका मतलब अगर थीटा 1 का मान 0 और 90 के बीच में होगा तब तक हमारे पास, अगर यू स्क्वायर लेस देन 2AG है तो तब वेलोसिटी 0 बनेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगा। यहां पर इस बिंदु से अगर √2AG से कम वेग से फेंका जाएगा तो कण इस पाई बिंदु, यानी यहां पर अगर हम कहते हैं π/2 बनता है तो इस π/2 से नीचे नीचे ही हमारे पास गति करेगा, उससे ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। तो यहां पे ये और कंडीशन लिखेंगे कि अगर यू स्क्वायर लेस देन है 2AG से तो cos थीटा 1 की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, यानी थीटा 1 का जो मान होगा वो π/2 से स्मॉलर आएगा और 0 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब है कि 0 और π/2 के बीच में किसी बिंदु पर जाकर कण का वेग शून्य हो जाएगा। प्रतिक्रिया होने के कारण पथ को न छोड़ते हुए उसी पथ पर वापस लौटने लगेगा। ए बिंदु पर कुछ वेग होगा, उसके कारण ऊपर की ओर जाएगा, फिर से वही कंडीशन इस तरफ भी आने पर हो जाएगी और सेम कंडीशन से लगातार वो मोशन करता रहेगा, ऑसिलेट होता रहेगा।